Hello everyone, you are watching at Plus Home Twitter, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 279A। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 12th पार्ट में फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स और सूट्स के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 264 से लेकर आर्टिकल 300A तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 279A पर चर्चा करेंगे। आर्टिकल 279A पार्ट 12 के चैप्टर फर्स्ट के अंतर्गत आता है। चैप्टर फर्स्ट में फाइनेंस के बारे में बताया गया है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 279A टॉक अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल। आर्टिकल 279 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल के बारे में चर्चा की गई है, जिसे आमतौर पर शॉर्ट फॉर्म में जीएसटी भी कहते हैं। जीएसटी काउंसिल है ना पूर्ण रूप में। और गुड्स का मतलब होता है जो वस्तुएं होती हैं बाजार में, चाहे वो किसी भी तरीके का प्रोडक्ट हो, चाहे वो चेयर हो, फर्नीचर हो, कार हो, बाइक हो, किसी भी तरीके का प्रोडक्ट हो, उसे गुड्स कहते हैं। और सर्विसेज कहते हैं जैसे किसी भी तरह की सेवाएं दी जाती हैं। जैसे आपको कभी वोडाफोन के कस्टमर कॉल पर कॉल करना हो, वो एक तरीके की सर्विस हो गई। तो ये जो गुड्स और सर्विसेज पर जो टैक्स लगता है उसको नियंत्रित करने के लिए, उस जीएसटी को नियंत्रित करने के लिए एक काउंसिल का निर्माण किया गया है, जो कि आर्टिकल 279A में उसी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल के बारे में हम चर्चा करेंगे। आर्टिकल 279A क्लॉज सेकेंड, द प्रेसिडेंट shall within 60 days from the date of commencement of the Constitution Act 2016 by order constitute a council to be called the Goods and Services Tax Council। राष्ट्रपति अमेंडमेंट नंबर 101 कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 2016 के प्रारंभ की तारीख से 60 दिन के भीतर आदेश द्वारा एक काउंसिल का गठन करेंगे, जिसे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल कहा जाएगा। देखिए, यहाँ पे मैं राजनीतिक बातें करना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी आपके इन्फॉर्मेशन के लिए यह बता देना चाहता हूँ कि ये जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, जीएसटी जो है, ये 279A के तहत आया है, मतलब जोड़ा गया है इसमें। और ये जो है बीजेपी गवर्नमेंट जब आई तो वो 2016 में ये जीएसटी को भी लाई। तो इसके बारे में काफ़ी चर्चा भी हुई थी, आपको याद हो न्यूज़ में रहा था ये, तो आप थोड़ा रिमेंबर कर पा रहे होंगे इसे। आर्टिकल 279A क्लॉज सेकेंड, द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर, नेमली गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में जो सदस्य यानी मेंबर्स शामिल होंगे वो यहाँ इस क्लॉज सेकेंड में बताए गए हैं। यहाँ हम एक एक कर उन सदस्यों के बारे में पढ़ेंगे कि वो सदस्य कौन लोग हो सकते हैं। पहला, द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एज अ चेयरपर्सन। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल का चेयरपर्सन होगा। दूसरा, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस एज अ मेंबर। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जिसके पास रेवेन्यू या फाइनेंस का चार्ज है, जीएसटी काउंसिल का मेंबर होगा। तीसरा, द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट एज अ मेंबर। फाइनेंस या टैक्सेशन का प्रभारी मिनिस्टर यानी जिसके पास फाइनेंस या टैक्सेशन का चार्ज हो, या प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नॉमिनेटेड कोई अन्य मिनिस्टर जीएसटी काउंसिल का मेंबर हो सकता है। आर्टिकल 279A क्लॉज थर्ड, the members of the Goods and Services Tax Council referred to in subclause C of clause 2nd shall as soon as may be chose one amongst themselves to be the vice chairperson of the council for such period as they may decide। क्लॉज सेकेंड के सब क्लॉज सी में बताए गए जीएसटी काउंसिल के मेंबर्स यथाशीघ्र यानी जितनी जल्दी हो सके अपने में से किसी एक को काउंसिल का वाइस पर्सन चुनेंगे, जो उन्हीं के द्वारा निर्धारित अवधि के लिए पद पर बना रहेगा। आर्टिकल 279A क्लॉज फोर्थ,
The Goods and Services Tax Council shall make recommendations to the Union and the states on GST Council यानी Goods and Services Tax Council यूनियन और स्टेट्स को कुछ मामलों पर रिकमेंडेशंस दे सकेंगी। वे मामले यहाँ क्लॉज 4 में बताए गए हैं। हम एक एक करके उन सभी मामलों को पढ़ लेते हैं। पहला मामला, द टैक्सेस, सेसेस एंड सरचार्जेस levied by the union, the states and the local bodies which may be subsumed in the goods and services tax। यूनियन, स्टेट्स और लोकल बॉडीज द्वारा लगाए गए टैक्स, सेस और सरचार्ज जिन्हें जीएसटी में शामिल किया जा सकेगा, तो वहाँ जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन दे सकती है, अपने मतलब सिफारिश दे सकती है कि क्या कैसे करें क्या ना करें। सेकेंड वन, the goods and services that may be subjected to exempted from the goods and services tax। वो goods and services जो जीएसटी के अधीन हो सकती हैं या उससे छूट प्राप्त हो सकती है। देखिए, किस गुड्स या सर्विसेज में टैक्स लगाना है, जीएसटी लगाना है, या किस गुड्स और सर्विसेज में टैक्स की छूट दे देनी है, जीएसटी की छूट दे देनी है। तो ऐसे मामलों में भी जो है जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशंस हो सकता है कि वो रिकमेंडेशन दे सकती है जीएसटी काउंसिल, तो ऐसे केसेस में भी दे सकती है। थर्ड वन, मॉडल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लॉज प्रिंसिपल्स ऑफ लेवी अपॉइंटमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स levied on supplies in the course of interstate trade or commerce under Article 269A and the principles that govern the place of supply। मॉडल जीएसटी लॉ आर्टिकल 269A के तहत इंटर स्टेट ट्रेड या कॉमर्स के दौरान सप्लाईज पर लगाए गए जीएसटी बंटवारे के प्रिंसिपल्स और सप्लाई के स्थान को गवर्न करने वाले प्रिंसिपल्स पर भी जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशंस दे सकती है। फोर्थ वन, द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर बिलो विच गुड्स एंड सर्विसेज में बी एक्सेम्प्टेड फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी काउंसिल टर्नओवर की उस सीमा जिसके नीचे गुड्स और सर्विसेज को जीएसटी से छूट दी जा सकती है, वहां भी रिकमेंडेशंस दे सकती है। कौन? जीएसटी काउंसिल। तो मान लीजिए कि कोई सीमा है, टर्नओवर होता है ना कंपनी का, कि इतना जब तक टर्नओवर नहीं होगा तो ऐसा कह सकती है कि वहाँ छूट दी जाएगी जीएसटी की, कि भैया कंपनी तो प्रॉफिट में चल ही नहीं रही है, उनका टर्नओवर ही नहीं हो रहा है, तो जीएसटी कहाँ से देगी। तो ऐसे केसेस में, कुछ केसेस में जीएसटी की छूट दी जा सकती है कि एक निश्चित मात्रा सीमा डिसाइड कर दी जाए और उस सीमा के नीचे अगर टर्नओवर है तो जीएसटी से छूट दे दो उसको। द फिफ्थ वन, द रेट्स इंक्लूडिंग फ्लोर रेट्स विद बैंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जहां जीएसटी के बैंड के साथ फ्लोर रेट्स शामिल हैं, उनके संबंध में जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशंस दे सकती है। अब देखिए कि जीएसटी कई तरीके से लगता है, हर प्रोडक्ट पर अलग परसेंटेज जीएसटी का लगता है, कहीं 5%, कहीं 10%, कहीं 28%। तो इस तरीके से जब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगाया जाता है तो उनका एक बैंड बना दिया गया ना कि इस प्रोडक्ट पर इतना टैक्स लगेगा, इस फील्ड में इतना टैक्स लगेगा। तो उनके संबंध में भी जो है जीएसटी काउंसिल अपनी रिकमेंडेशंस यानी सिफारिश दे सकती है कि आप इस फ्लोर रेट्स, मतलब जो रेट्स हैं वहाँ जो बताए गए हैं, उस रेट्स को आप हटाइए। इस तरीके से कुछ भी रिकमेंडेशन जो भी मन करेगा, जो भी मतलब सबसे निचले तबके का या ऊपर तबके का रेट्स के बारे में रिकमेंडेशंस दे सकती है। कौन? जीएसटी काउंसिल। सिक्स्थ पॉइंट में यह बताया गया है, एनी स्पेशल रेट और रेट्स फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड टू रेज एडिशनल रिसोर्सेज ड्यूरिंग एनी नेचुरल कैलेमिटी और डिजास्टर। किसी नेचुरल कैलेमिटी या डिजास्टर के दौरान एडिशनल रिसोर्सेज जुटाने के लिए स्पेसिफाइड अवधि के लिए कोई स्पेशल रेट्स या रेट्स के संबंध में जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशंस दे सकती है। अब मान लीजिए कहीं किसी पर्टिकुलर जगह पर क्या आ गया, डिजास्टर आ गया, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, तो वहाँ अगर अनाज वगैरह देना है, कोई अगर देना है तो वहाँ जीएसटी में छूट दी जा सकती है ना, क्योंकि वो तो डिजास्टर हो गया ना एक तरीके से। तो वहाँ अगर गुड्स और सर्विसेज का आदान प्रदान करना है उस जगह पर, तो जीएसटी में छूट दी जा सकती है। और ये क्यों किया जाता है आमतौर पर? ताकि जो वस्तु का मूल्य है
वह सस्ते दामों पर लोगों को उपलब्ध हो पाए, है ना। तभी तो डिजास्टर से लड़ पाएंगे लोग, वरना खाना इतना महंगा रहेगा और जेब में कुछ है नहीं तो कैसे खा पाएंगे। द सेवेंथ पॉइंट, स्पेशल प्रोविजंस with respect to the states of Arunachal Pradesh, Assam, Jammu and Kashmir, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura, Himachal Pradesh and उत्तराखंड। जीएसटी काउंसिल जीएसटी के लिए अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के संबंध में स्पेशल प्रोविजंस करने के लिए रिकमेंडेशंस दे सकता है। कौन? जीएसटी काउंसिल। ये 8th पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एज द काउंसिल में डिसाइड। और इसमें यह कह दिया गया है कि जीएसटी से संबंधित कोई अन्य मामला जैसा कि जीएसटी काउंसिल डिसाइड करे, वहाँ भी स्पेशल प्रोविजंस दे सकती है के लिए रिकमेंडेशंस दे सकती है। कौन? जीएसटी काउंसिल। आर्टिकल 279 क्लॉज 5th, the Goods and Services Tax Council shall recommend the date on which the goods and services tax be levied on petroleum crude, high-speed diesel, motor spirit, commonly known as petrol, natural gas and aviation turbine fuel। जीएसटी काउंसिल उस डेट की रिकमेंडेशंस करेगी जिस दिन पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर जीएसटी लगाया जाए। मतलब ऐसा जीएसटी काउंसिल ऐसा रिकमेंडेशन दे सकती है किस दिन इन सब चीज़ों पर जो है जीएसटी लगाया जाए और किस तरीके से लगाया जाए, है ना, वो सब कह सकती है, रिकमेंडेशन दे सकती है उसके लिए जीएसटी काउंसिल। आर्टिकल 279A क्लॉज 6th, while discharging the functions conferred by this article, the Goods and Services Tax Council shall be guided by the need for a harmonized structure of goods and services tax and for the development of a harmonized national market for goods and services। इस आर्टिकल द्वारा दिए गए कार्यों को डिस्चार्ज करते समय यानी उन्हें करते समय जीएसटी काउंसिल जीएसटी की सामंजस्यपूर्ण स्ट्रक्चर और गुड्स और सर्विसेज के लिए सामंजस्यपूर्ण नेशनल मार्केट के डेवलपमेंट की आवश्यकता द्वारा निर्देशित यानी गाइडेड होगी। देखिए, अभी हमने जीएसटी से रिलेटेड जो ये आर्टिकल पढ़ रहे हैं, इसमें जो भी कुछ कार्य किया जाएगा इस आर्टिकल के तहत, तो वो कार्य क्या करेगा कि जीएसटी की जो है जो भी स्ट्रक्चर होगा वो सामंजस्यपूर्ण होगा। ऐसे नहीं कि कोई भी स्ट्रक्चर बना देंगे, कितना भी जीएसटी लगा देंगे, भैया 50% जीएसटी लगा रहे हैं, 80% जीएसटी लगा रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ऐसा नहीं होगा। वो सामंजस्यपूर्ण स्ट्रक्चर होगा इसका। और ऐसा किया जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज पर इस तरीके से टैक्स लगाया जाएगा कि जो नेशनल मार्केट का डेवलपमेंट हो वो भी अच्छे तरीके से होता रहे, सामंजस्यपूर्ण नेशनल मार्केट का डेवलपमेंट होता रहे। तो इस तरीके से देखा जाएगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी जीएसटी में कर रहे हैं, कितना भी टैक्स लगा रहे हैं या कितना भी कम लगा दे रहे हैं कि भैया हम टैक्स ही नहीं लगा रहे, 2% लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। सामंजस्यपूर्ण तरीके से कार्य किया जाएगा। आर्टिकल 279 क्लॉज 7th, 1/2 of the total number of members of the Goods and Services Tax Council shall constitute the quorum at its meeting। जीएसटी काउंसिल के कुल सदस्यों की आधी संख्या इसकी बैठकों में कोरम का गठन करेगी। यानी अगर बैठना भी है, सिटिंग भी होनी है, तो कम से कम कुल सदस्यों का आधा संख्या होना चाहिए, तभी बैठक हो पाएगी। वरना कोरम ना होने की वजह से, वह संख्या ना होने की वजह से बैठक यानी मीटिंग्स जो है नहीं हो पाएगी। तो यह यहाँ पे बताया गया है कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के तहत। आर्टिकल 279A क्लॉज 8th, the Goods and Services Tax Council shall determine the procedure in the performance of its function। जीएसटी काउंसिल अपने कार्यों के परफॉर्मेंस यानी निष्पादन का प्रोसीजर निर्धारित करेगी। यानी जीएसटी काउंसिल को अपने कार्यों को किस तरीके से करना है, इसका प्रोसीजर जो है वह जीएसटी काउंसिल अपने आप ही निर्धारित करेगी, ना कि कोई और। आर्टिकल 279A क्लॉज 9th, every decision of the Goods and Services Tax Council shall be taken at the meeting by a majority of
not less than 3/4 of the weighted votes of the members present and voting in accordance with the following principles, namely जीएसटी काउंसिल का प्रत्येक डिसीजन जो है एक बैठक में प्रेजेंट और वोटिंग करने वाले सदस्यों के टोटल वोट्स के कम से कम 3/4 मेजोरिटी द्वारा यहाँ क्लॉज 9 के बताए गए प्रिंसिपल्स के अनुसार लिया जाएगा। अब देखिए जीएसटी काउंसिल किसी डिसीजन पर कैसे पहुंचेगा वोट्स के अनुसार। अब वोट्स कौन देगा, चाहे यूनियन गवर्नमेंट देगा चाहे स्टेट गवर्नमेंट वोट देगा, लेकिन जो वोट्स की संख्या जितनी भी प्रेजेंट होगी, जितने भी वोट देने वाले प्रेजेंट होंगे, और अब प्रेजेंट मतलब मान के चलिए कि 100% है, तो 100% में अगर उसका 3/4 मेजोरिटी हो गया डिसीजन में, तब तो वो डिसीजन वही रहेगा, वरना वो डिसीजन नहीं होगा। मतलब 3/4 मतलब अगर 100 में से 75 ने हामी भर दी है तो डिसीजन वही फाइनल है, जो भी पर्टिकुलर डिसीजन है, वरना वो डिसीजन फाइनलाइज नहीं होगा। और किस तरीके से वोटिंग होगी, वोटिंग की क्या क्या वोटिंग के पावर्स दिए गए हैं यूनियन गवर्नमेंट को चाहे स्टेट गवर्नमेंट को, ये सारे इसमें बताए गए हैं। तो हम इसे पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वन, द वोट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल हैव अ वेटेज ऑफ 1/3 ऑफ द टोटल वोट कास्ट। देखिए यूनियन गवर्नमेंट के वोट का महत्व जो है कुल डाले गए वोट्स का 1/3 होगा। ठीक है, जितने भी वोट्स डाले गए हैं उसका 1/3, यानी अगर 100% का वोट है तो 33.33% जो है वो यूनियन गवर्नमेंट का वोट माना जाएगा। यूनियन गवर्नमेंट ने मतलब 33.33% हामी भर दी। और यहाँ पे दूसरा यह कह दिया गया है कि द वोट्स ऑफ ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स टेकन टुगेदर शैल हैव द वेटेज ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल वोट्स कास्ट इन दैट मीटिंग। कि उसी बैठक में जब वोटिंग की जा रही है जीएसटी काउंसिल के पर्टिकुलर डिसीजन पर, तो सभी स्टेट गवर्नमेंट के वोट्स का कुल मिलाकर जो है 2/3 का ही महत्व रखता है, यानी 1/3 यूनियन गवर्नमेंट और जो भी 2/3 बच गया वो सारे स्टेट का मिलाकर, जितने भी स्टेट हैं उनके स्टेट गवर्नमेंट के वोट्स को मिलाकर वो बनेगा। ठीक है, अब कुछ स्टेट हाँ में भी देंगे, कुछ स्टेट ना में भी देंगे वोट, तो ये डिपेंड करता है। तो जब 3/4 मेजोरिटी हो जाए तो जो है डिसीजन फाइनलाइज कर लिया जाएगा। तो यही इसमें बताया गया है। आर्टिकल 279A क्लॉज 10, नो एक्ट और प्रोसीडिंग्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल शैल बी इनवैलिड मियरली बाय रीजन ऑफ। जीएसटी काउंसिल का कोई भी कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण से अवैध नहीं होगा कि वह इस क्लॉज के बताए गए किसी बात को फॉलो करता है। अब वो बात क्या है, वो पॉइंट नंबर ABC में बताया गया है। पॉइंट नंबर A, एनी वैकेंसी इन और एनी डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द काउंसिल। जीएसटी काउंसिल के गठन में कोई वैकेंसी या डिफेक्ट है, इस बात पर जो है कार्य या कार्यवाही, जीएसटी काउंसिल के कार्य या कार्यवाही को अवैध नहीं घोषित किया जाएगा, है ना, इस कारण से। दूसरी बात यहाँ पे यह है कि एनी डिफेक्ट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन एज अ मेंबर ऑफ द काउंसिल, और किसी व्यक्ति के काउंसिल के सदस्य के रूप में अपॉइंटमेंट में कोई यदि डिफेक्ट है, कोई जो है मेंबर जो है सदस्य ऐसे ही जुड़ गया है सदस्य में और उसके अपॉइंटमेंट में कोई डिफेक्ट है, तब भी जो है जीएसटी काउंसिल के कार्य या कार्यवाही को इस कारण पर अवैध नहीं घोषित किया जाएगा। ठीक है। तीसरा है एनी प्रोसीजरल इरेगुलरिटी ऑफ द काउंसिल नॉट अफेक्टिंग द मेरिट्स ऑफ द केस। अब देखिए काउंसिल की कोई भी प्रोसीजरल जो इरेगुलरिटी है, रोज़ का प्रोसीजर होता है ना कि जैसे कंपनी जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, इस टाइम लंच करना है, ये करना है, अगर काउंसिल अपने प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर रही है, उसमें इरेगुलर है, जो मामले के मेरिट्स यानी गुण दोष को अफेक्ट नहीं करती है, अगर मामले को अफेक्ट नहीं कर रही है, बस अपने प्रोसीजर को तो फॉलो नहीं कर रही है, लेकिन मामले को अफेक्ट नहीं कर रही है, तो ऐसे केस में भी जो है जीएसटी काउंसिल का कार्य और कार्यवाही इस कारण से भी अवैध घोषित नहीं किया जाएगा। ठीक है। अगर प्रोसीजरल इरेगुलरिटी है लेकिन रेगुलरिटी है मानते हैं, लेकिन
जो मामला चल रहा है उसमें कोई अफेक्ट ना पड़े, बस उससे कि मामले में कोई गलत चीज़ ना कर दे, कि गलत बात से उस मामले को गलत ना साबित कर दे। मतलब इस तरीके से चाहे प्रोसीजरल इरेगुलरिटी रहे तो वो चल सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वो अवैध नहीं होगा कार्य या कार्यवाही वहाँ पे। ठीक है, ये बस इतना ही कहा गया है इस आर्टिकल में। बाकी आप आगे का एक और क्लॉज रह गया है, क्लॉज नंबर 11th। Article 279A, Clause 11th. The Goods and Services Tax Council shall establish a mechanism to adjudicate any dispute. जीएसटी काउंसिल किसी भी विवाद का निपटारा करने के लिए एक मैकेनिज्म एस्टेब्लिश करेगी, और वो मैकेनिज्म कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पॉइंट नंबर ए, बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स। भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच का विवाद जो है इसको सॉल्व करने के लिए एक मैकेनिज्म एस्टेब्लिश करेगी, है ना। इन मामलों के लिए ये विवाद हो सकते हैं। और दूसरा है बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी स्टेट और स्टेट्स ऑन वन साइड एंड वन और मोर स्टेट्स ऑन अदर साइड। तो इसमें ये कह दिया गया है कि भारत सरकार और किसी राज्य के बीच का मामला हो, विवाद हो, तो उसके बीच एक मैकेनिज्म एस्टेब्लिश कर दिया जाए। चाहे निपटारा करना हो एक स्टेट और दूसरी ओर से एक या एक से अधिक अन्य राज्यों के बीच का कोई विवाद हो, तो उसमें भी जो है मैकेनिज्म एस्टेब्लिश किया जाए। मतलब पर्टिकुलर मामले के लिए पर्टिकुलर मैकेनिज्म एस्टेब्लिश करने की बात की गई है कि जीएसटी काउंसिल का कोई विवाद है तो उसका निपटारा करने के लिए एक मैकेनिज्म एस्टेब्लिश करना है किसी पर्टिकुलर विवाद के लिए। और इसमें पॉइंट नंबर सी में बताया गया है बिटवीन टू और मोर स्टेट्स अराइजिंग आउट ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ द काउंसिल और इम्प्लीमेंटेशन देयर ऑफ। दो या अधिक राज्यों के बीच काउंसिल के रिकमेंडेशंस या उसके इम्प्लीमेंटेशन से उत्पन्न विवाद। अब मान लीजिए दो या दो से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है जिसका जड़ कौन है, काउंसिल खुद है। काउंसिल की खुद कुछ कोई रिकमेंडेशन काउंसिल ने दी थी और उसके इम्प्लीमेंटेशन से जो है दो या दो से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो गया, तो ऐसे मामलों में भी कोई एक मैकेनिज्म एस्टेब्लिश करेगी उस विवाद के निपटारे के लिए, जीएसटी काउंसिल करेगी ये। ठीक है, बस इसमें इतना ही इस आर्टिकल में। अगले आर्टिकल में फिर मिलेंगे हम। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.